हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 के नाम से है, और इस चैप्टर का हम ऑलरेडी थ्योरी पार्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज कर चुके हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आपका कोई भी वीडियो छूटा हुआ है, कोई टॉपिक छूटा हुआ है, तो प्लीज पहले वो कवर कर लीजिए, अपना बैकलॉग पूरा फिनिश कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। तो चलिए फटाफट सारे के सारे जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और कैसे अटेंडेंस लगाना है आपको पता ही है। अटेंडेंस कैसे लगानी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को और पड़ोसियों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसके थ्रू वो भी हमारे साथ पढ़ाई कर सके और अपने सब्जेक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बना सके। राइट, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, What are the basic level of organization in animals? तो हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स का बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना? मतलब टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, दैट इज एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कि जो इनिशियल फाइलम था, प्रिमिटिव फाइलम था, सबसे पहला वाला फाइलम था पोरीफेरा, उसमें प्रेजेंट था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि प्रेजेंट था हमारे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। फिर हमने देखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रेजेंट था हमारे फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ में। और जो लास्ट में एनसीईआरटी के लास्ट में समरी से पहले जो एक पूरा टेबल बना है, उसमें लिखा हुआ है कि प्लेटीहेल्मिंथ्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो वहां पर वो ऑर्गन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लेटीहेल्मिंथ्स में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने हमारे एस्केल्मिंथ्स। तो प्लेटीहेल्मिंथ, जो इवॉल्व्ड प्लेटीहेल्मिंथ्स थे, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, बट फ्यू थे ऐसे, राइट, जिनमें इवोल्यूशन हुआ, उनमें देखने को मिला। तो मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिंथ्स में कौन सा मिलेगा? ऑर्गन लेवल, और कुछ में ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? आपका एस्केल्मिंथ से लेकर कॉर्डेटा तक, राइट। तो हमारे एनिमल्स में आपको सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स मिल रहे हैं हमको, जल्दी बताइए कौन कौन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। पहला है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सेकंड था हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद क्या था, जल्दी बताइए। उसके बाद क्या था? ऑर्गन level of organization, right। फिर लास्ट था हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल of
ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हमारे मतलब एनिमल्स में सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स में सेल्यूलर, उसके बाद हमने देखा टीनोफोरा, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा में आपका कौन सा हो जाएगा, टिश्यू लेवल। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन, एंड एस्केल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए चलते हैं, क्या बोल रहा है ये। The basic level of organization in animals are cell, tissues, organ and organ system, right? तो ये सारे के सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में। किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हाउ डू सेल्स डिफरेंशिएट फ्रॉम टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो हमने बात करी थी कि जो सेल होते हैं, सेल जो है जिनका कॉमन ओरिजिन हो और जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो ग्रुप बना लेते हैं, राइट। तो सेल का एक ग्रुप जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, जिनका कॉमन ओरिजिन हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि टिश्यू जो है, 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज हमने पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट। तो हमने पढ़ा था कि एक टिश्यू या एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं, राइट। तो हमारा अब बन गया ऑर्गन। ऑर्गन एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। फिर हमने बोला था कि ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम में जो सिस्टम वर्ड है, इसका मतलब है यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट मैनर में एक कॉमन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कैसे कैसे डिफरेंशिएशन से, सेल के डिफरेंशिएशन से टिश्यू बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ये समझ में आ गया, राइट। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं। सेल डिफरेंशिएट थ्रू जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटेड, right, by signaling pathways forming specialized tissues that group together to create organs and organ system। तो वही सारी बातें इन्होंने बोला कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड जो है, सेल जो है वो क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, एंड टिश्यू जो है मतलब मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं ऑर्गन, और एंड ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, राइट। चलिए तो इतना क्लियर है, ओके। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट आर द प्राइमरी टिश्यू टाइप्स इन एनिमल। तो अभी हमने बात करी है कि एनिमल्स के प्राइमरी टिश्यू टाइप्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरे टाइप का टिश्यू कौन सा था हमारा, जल्दी बताइए, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू। फिर थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एंड जो फोर्थ है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, नर्वस टिश्यू। तो ये हमारे प्राइमरी टिश्यू टाइप्स हैं, राइट। पहले इस चैप्टर में हम ये सारे टिश्यू, जो प्राइमरी टिश्यूज हैं और इनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, वो सारे हम पढ़ते थे काफ़ी डीप में। मैं काफ़ी डिटेल में ये सब पढ़ाती थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। बट अब आपके एनसीईआरटी में ये पार्ट हट चुका है, तो मैं नहीं पढ़ा सकती, नहीं तो आप ही लोग मुझे बोलोगे कि मैम ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो आप अननेसेसरी क्यों पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बट जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं आपको बताऊंगी, जो कवरिंग्स है वहाँ बताऊंगी, कि जो मसल है वो बताऊंगी, तो कौन सी मसल है, कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कौन से टिश्यू से बनी हुई है, तो वहाँ मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। बट यहाँ मैं डिटेल स्टडी इनकी नहीं करवा सकती, तो वहाँ प्लीज़ मत बोलना कि मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो,
वहां आपको पढ़ना जरूरी है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द प्राइमरी टिश्यू टाइप्स आर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल या मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज, राइट। तो ये हमारे प्राइमरी टिश्यू टाइप्स हो गए। ओके, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल फुल रफ्तार के साथ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है हाउ आर द वेरियस ऑर्गन सिस्टम, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरकनेक्ट। तो उनका कहना है कि ये जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स है ये कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब आपस में, राइट। तो कैसे एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिस्टम वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, राइट। कैसे इंटरकनेक्टेड है? वो नर्वस सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है। तो कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम देखते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम जो फूड लेते हैं, हमने दाल चावल खाया, हमने रोटी खाई, हमने सैलेड खाया, हमने सब्जी जो खाई, तो इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। बट ये कैसे थे? पॉलीमर के फॉर्म में थे, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने चपाती खाई, रोटी खाई, मैंने चावल खाया, तो उसमें स्टार्च था। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, राइट। और हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को जिंदा रहने के लिए उसको फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि उससे हमें उसके बॉन्ड तोड़ के एनर्जी लेनी है, राइट। सिंपल सी बात है। तो अब मुझे मेरे सेल्स को क्या चाहिए है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बट सेल जो है वो इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, वो इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को नहीं ले सकते, इनटेक नहीं कर सकते, राइट। तो अब क्या होगा? जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, जो न्यूट्रिएंट लिया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइट। कैसे? अगर मैं बात करूं, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो स्टार्च को मुझे कन्वर्ट करना है मोनोसेकेराइड में, दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को सेल एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। तो मेन मोटिव क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब बात आती है ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है? तो कन्वर्ट हो रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से। अब डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो भाई आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? आपको कैसे पता चल रहा है कि नहीं भाई अब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा भूख है, मुझे खाना चाहिए? तो हमारे जूसेस सिक्रीट होते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या लग रहा है कि हमें खाना खाना है, राइट। फिर हम बात करें कि हमने खाना खाया, हमने खाने को चबाया, च्युइंग की, तो अब आपको याद होगा ईसोफेगस जो है ना, जो कि मसल से बना हुआ है, उसमें क्या होती है? पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जो आप च्युइंग कंट्रोल कर सकते हो, राइट। च्युइंग आप कंट्रोल कर रहे हो कि भाई मेरे को चबाना है तो मैं चबाऊंगी नहीं, तो मेरे को मुंह में रखना है, तो मैं जो मेरा बाइट है, निवाला है, उसको मुंह में रख सकती हूँ। बट जो पेरिस्टाल्सिस है ईसोफेगस में, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के कनेक्शन में है या नहीं? फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम। कितना जूस सिक्रीट करना है, कितना नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? नर्वस सिस्टम, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से नर्वस सिस्टम कैसे इंटरकनेक्टेड है, समझ में आ गया। फिर मैं बात करती हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो मैं बात करती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? जो सर्कुलेशन करा रहा है। क्या सर्कुलेट करा रहा है? ब्लड एक बॉडी के ऐसे मीडियम को सर्कुलेट करा रहा है जिसके थ्रू हम हर एक टिश्यू को, सेल को चीजें पहुंचा सके,
राइट। तो ब्लड जो है हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड है, राइट। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड कन्वर्ट हुआ है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में, राइट। और ब्लड से जो भी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ के मतलब टिश्यू को, डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यू को, वो चीज़ें कहाँ पर आ जाएगी, वहाँ पर आ जाएगी, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर ये भी इंटरकनेक्टेड हो गए। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? तो कैसे कौन किससे इंटरकनेक्टेड है समझ में आ गया। वहीं पर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड है। कैसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एल्वियोलाई होती है, लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी जो कैपिलरीज होती है, राइट। तो कैपिलरीज और जो एल्वियोलाई है इनके बीच में कनेक्शन होता है जिसके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी कनेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरकनेक्टेड है ये। तो ये चीजें समझ में आई या नहीं, जल्दी बताइए। तो देखिए, organ systems are composed of interrelated organs that work together to perform specific function। तो यहाँ पर देखिए, नर्वस सिस्टम किससे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये कि ऑर्गन सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। बकल कैविटी हो गया हमारा, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सबसे मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, स्टमक, राइट। तो सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो है इंटर रिलेट कर रहे हैं और एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जो दूसरे सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है थ्रू, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब बात आती है होम्योस्टेसिस की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट। हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको कांस्टेंट बना कर रखने की स्टेट को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, राइट। चलिए, तो जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, होम्योस्टेसिस के अंदर। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ ईच मेजर ऑर्गन सिस्टम। तो जल्दी बताइए क्या की फंक्शन, की फंक्शन का मतलब होता है मेन फंक्शंस। तो बताइए क्या की फंक्शंस होंगे, जल्दी बताइए क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ ईच मेजर ऑर्गन सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसकी बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका क्या फंक्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, ब्रेक डाउन ऑफ, हम बात करें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो यहां पर डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है ब्रेक डाउन, क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, राइट। और क्या हो जाएगा हमारा, एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। फिर अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, किसकी बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
गैसेस, ठीक है, मतलब O2 एंड CO2। फिर हम किसकी बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, जल्दी बताइए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हम बात करें मिनरल्स की, गैसेस की, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, या मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड वेस्ट, ठीक है। फिर हम बात करें नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल पता है आपको, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब स्टिमुलस सेंड करता है, राइट। रिस्पॉन्स जो होता है वो सेंड करता है, स्टिमुलस सेंड करता है और आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है कि किस टाइम पे क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गए हमारे मेजर सिस्टम्स के की फंक्शंस। की फंक्शंस का मतलब मेन फंक्शंस, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। वहीं पर रेस्पिरेटरी की बातें करें तो हम गैसेस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका हो जाएगा, हमारे रिस्पॉन्स, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन का काम हमारा किसका हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो बच्चे लेट आए थे उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों को जो और लेट आ रहे हैं उनको शेयर कर दी होगी, तो वो भी जल्दी आज के दिन ही ये जो लेक्चर है इसे खत्म कर पाए, राइट। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन एनिमल्स, एग्जाम्पल गिल्स, लंग्स, एक्सोस्केलेटन्स एंड व्हाट देयर फंक्शंस। ओके, तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो गिल्स, लंग्स एंड एक्सोस्केलेटन होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है, राइट। चलिए, तो देख लेते हैं गिल्स जो होते हैं, है ना। तो गिल्स का काम क्या होता है, गिल्स का काम क्या होता है, जल्दी बताइए। तो गिल्स जो होती है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। फिशेस में आपको गिल्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो गिल्स के थ्रू फिशेस में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकती हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। मतलब मैं बात करूं तो O2 एंड CO2 फ्रॉम वाटर, इसे, ये किसका फंक्शन है, गिल्स का। फिर लंग्स की मैं अगर बात करूं तो लंग्स जो है इनका भी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट ये कहां से करेंगे बताइए, ये कहां से करेंगे, एनवायरनमेंट से, है ना। एनवायरनमेंट मतलब एयर से, राइट। तो यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस मतलब O2 एंड CO2 फ्रॉम एयर, राइट। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। बाहर का स्केलेटल सिस्टम को हमने क्या बोल दिया,
एक्सोस्केलेटन। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है, एंडोस्केलेटन है, हमारी बॉडी के अंदर है, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो है एंडोस्केलेटन, राइट। तो एक्सोस्केलेटन भी होता है, राइट। तो एक्सोस्केलेटन की मैं अगर बात करूं तो इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सोस्केलेटन की तो ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, या मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने फंक्शंस के साथ इनका हमने फंक्शन लिख लिए हैं, जैसे गिल्स और हम बात करें लंग्स की, एक्सोस्केलेटन की। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देख लीजिए क्या है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वाटर, गिल्स का काम है, लंग्स का ऑक्सीजन इनटेक फ्रॉम एयर, एंड एक्सोस्केलेटन का काम है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हाउ डू सेंसरी ऑर्गन, एग्जाम्पल्स आईज, ईयर, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स फंक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू एनिमल बिहेवियर। अच्छा, तो सेंसरी ऑर्गन से आप क्या समझते हैं, जिसके थ्रू आप सेंस कर पाए, है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस को आप सेंस कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर कोई वहां से तूफान आ रहा है, काफी भयंकर तूफान आ रहा है, तो मैं वो किसके थ्रू सेंस कर पाऊंगी, है ना। तो मैं देख रही हूँ कि यार बहुत बड़ा भवंडर आ रहा है वहां से, है ना, तो मैं आंखों के थ्रू उसको देख पा रही हूँ, तो मेरी आंखें जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन हो गया। तो मैंने उसको देखा कि ये भवंडर इधर आ रहा है, ये मेरे को उड़ा के लेके चला जाएगा, तो मुझे क्या करना है, भागना है ऐसी जगह पर जो कवर्ड हो, राइट। तो मैं एक ऐसी जगह पर भागूंगी जहां मुझे क्या मिल जाए, कवर्ड स्पेस मिल जाए, जिसमें मैं छुप सकूं, है ना। फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, ईयर की, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि कहीं पर आग लगी है और चिल्ला रहे आग आग भागो भागो, अगर आपको कान को सुनाई नहीं देता तो आप कैसे पता कर पाते कि वहां पर आग लगी है और आपको वहां से भागना है, आपको बचाना है खुद को, राइट। तो यहाँ पर ईयर भी सेंसरी के काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्मेल, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं वायरल राइनाइटिस, ओके सॉरी भारी भारी शब्द हो गया, कोई बात नहीं, है ना। कॉमन कोल्ड, हाँ, सर्दी जुकाम, तो सर्दी जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो आपको किसी चीज़ की फ्रेग्रेंस नहीं आती, मम्मी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही है किचन में, बट आपको खुशबू ही नहीं आ रही, फिर आप मम्मी से कंप्लेन कर रहे हो, मम्मी कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा, मम्मी कुछ खुशबू ही नहीं आ रही, आपने क्या बनाया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ आपका जो ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है, राइट, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा उस टाइम पर। तो यहाँ पर इसका काम भी सेंस का, स्मेल एक सेंसिंग पार्ट है ना, ठीक है, स्मेल आप सेंस कर पा रहे हो, तो उसके लिए कौन सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। जो और उसका जो मैं बात करूं, लोब जो है आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो लोब्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब बात आती है कि ईयर का काम सिर्फ हियरिंग का है कि भाई आग लगी है। ईयर का काम दूसरा और क्या होता है, बैलेंसिंग का। किसका, बैलेंसिंग का। तो आप बैलेंस कर पाते हो ना जो, वो किसकी वजह से, ईयर की वजह से। तो जो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता ना, उनकी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए कई बार ऐसा होता है डांस करते करते ना वो लड़खड़ा जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्टेज परफॉर्मेंस में जिनको सुनाई नहीं दे रहा, बट वो कुछ फील करके, बीट्स फील करके या एक टाइम रिदम को फॉलो करके, जो 1 2 1 2 जो अपने मन में चल रही है उनके, उसको फॉलो करके वो डांस करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो फ्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, स्लिप कर रहे हैं वो। तो क्यों, क्योंकि प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है कि भाई एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल जो डांसर है, जिसको प्रॉपर उसकी ईयर काम कर रहे हैं, वो भी गिर सकता है, बट मेनली जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, जिनके ईयर प्रॉपर वर्क नहीं करते, उनको ये प्रॉब्लम देखी जाती है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं सेंसरी ऑर्गन की बात करूं तो उनके फंक्शंस देख लेते हैं हम। पहला सेंसरी ऑर्गन है हमारा आईज। तो आईज का काम क्या है, विजन का, क्या है,
विजन, राइट। फिर अगर मैं बात करूं किसका, फिर मैं किसकी बात करूं, ईयर की बात करूं तो ईयर का काम है हियरिंग एंड बैलेंसिंग। और अगर मैं बात करूं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तो उसकी क्या काम हो जाएगा, स्मेलिंग का, राइट। तो देख लेते हैं एक बार। और आपने देख लिया कि एनिमल बिहेवियर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, है ना। कि अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को सुनाई दिया, आपने देखा है कि आपके कान का कनेक्शन ब्रेन से होता है, आपकी आंखों का कनेक्शन ब्रेन से होता है। क्यों? क्योंकि सारे सिग्नल एट द एंड आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने हैं और वही आपको कंट्रोल करेगा कि आंख ने ये देखा तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो ये सारी चीजें प्लान रहती है, राइट। नर्वस सिस्टम इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो क्या बोला, सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो वहां से वो भवंडर आ रहा था, वहां आग लगी थी, ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लिया किसने, सेंसरी ऑर्गन ने, एंड सेंड इंफॉर्मेशन। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन मैंने ली है, सेंस की है, वो मैंने किसको पहुंचा दी, ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, गाइडिंग बिहेवियरल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो अब क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन जो है, ये इनका काम क्या है, सर्वाइवल का, हमने वहां से भागा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये मतलब सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से आप, अगर मैं बात करूं कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि कैसे रिप्रोडक्शन में ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, कैसे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ही आप देख पा रहे हैं ना कि ये सही स्पेस है कि नहीं रिप्रोड्यूस करने के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं कि एक एनिमल जो है वो कहीं एग ले कर रहा है तो वो देखेगा ना पहले कि ये सेफ जगह है कि नहीं एग ले करने के लिए। ऐसा ना हो कि प्रेडेटर आए और हमारे एग खा जाए तो हमारी प्रोजेनी ही नहीं आगे बढ़े। तो ये सब चीजें किसकी वजह से, कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन की वजह से डिसाइड हो रही है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू एनिमल रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो अगर मैं बात करूं ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन का, तो क्या डिफरेंस होता है ऑस्मो और थर्मो। देखिए, रेगुलेट का मतलब पहले आप समझिए, रेगुलेट का मतलब होता है जो अपने आप को क्या कर सके, एक मतलब एक कमांड दे कि नहीं मैं ऐसा ही हूं। अगर मैं बात करूं, एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्फर्मर्स, एक होते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि आजकल तो फ्रिज का जो है रेगुलेटर फिक्स आता है उसी के साथ। पहले क्या होता था, फ्रिज के ऊपर रेगुलेटर रखा जाता था, स्टेबलाइजर रखा जाता था, जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन है उसको स्टेबलाइज करता था, राइट, जिससे जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो खराब ना हो। ओके तो रेगुलेटर क्या कर रहा है, रेगुलेट करके रख रहा है, वो चेंजेस को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं जिद्दी एनिमल्स और एक होते हैं कि ओके ठीक है हम हाँ आपके हिसाब से चल लेंगे, बट जिद्दी एनिमल्स अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कन्फर्मर्स की, तो कन्फर्मर्स जो होते हैं वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनकी बॉडी में भी चेंज होता है, राइट। वहीं पर एक है जिद्दी एनिमल जो कि है हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी होता रहे बाहर, ठंडी आएगी हमें फर्क नहीं पड़ता, गर्मी आएगी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री ही होना चाहिए। आप बिल्कुल अटक के मत बैठ जाना कि मैम 37 डिग्री 36.5 डिग्री नहीं हो सकता। मैं एक बता रही हूँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना एक रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि 25 पे पहुंच गए, कि हम 40-50 पे पहुंच गए, ऐसा नहीं, राइट। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसे हमें मेंटेन करके रखना है। हम नहीं देखेंगे कि बाहर बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है, राइट। तो अब इसको कैसे करना है, अब ठंडी है, ऑब्वियस सी बात है, ठंडी है तो बाहर टेम्परेचर कम होगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। और आपको नेचर का ये फेनोमेना तो पता है, ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा फ्लो होता है। हमेशा अमीर बेचारे मतलब जो
गरीब होते हैं उनको दान करना चाहिए ना हमेशा, तो जिनके पास पैसा है, जिनको ज़रूरत है, उनको देना चाहिए। तो टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है। नेचर का फिनोमेना है, भगवान ने ये चीज़ लिख के भेजी है, जिसके पास ज़्यादा है वो कम को देगा। हाँ, हम उल्टा करते हैं, हम छीनते हैं जिनके पास कम होता है, बट ठीक है, बट जो सही है कि ज़्यादा से कम की तरफ जाना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर एनवायरनमेंट में बॉडी का टेम्परेचर कम, तो हीट लॉस होगा। क्या होगा? हीट लॉस। अब हीट ट्रांसफर पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ोगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो हमने क्या देखा कि ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ ट्रांसफर होना है, तो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा, तो बाहर निकलेगा। अब मैं ये नहीं चाहती, मैं तो जिद्दी हूं, मैं बोलूंगी 37 डिग्री सेल्सियस होना है, होना है, क्योंकि हीट तो तब तक फ्लो होती जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तो हीट तो फ्लो होती रहेगी। तो ऐसा तो मैं नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी हीट लॉस हो रही है उतनी ही हीट मुझे गेन करना है। क्या करना है? उतनी हीट गेन करना है। तो मैं कैसे गेन करूंगी? सिंपल सी बात है, ठंडी के टाइम पे हम क्या करते हैं? शिवरिंग, है ना, दांत कटकटाते हैं हमारे, हम रब करते हैं, रबिंग करते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ये जो वार्म क्लोथ है, वूलन क्लोथ है, वो एक इंसुलेशन शीट का काम करे। किसका? इंसुलेटिंग शीट का काम करे, जिसकी वजह से ये जो बैरियर है वो बना रहे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है ना हीट ट्रांसफर होती जाए बहुत अमाउंट में, राइट। तो हम इसलिए वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। हम दांत कटकटाते हैं, ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में। हम रविंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी के सारी चीजें होती है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो ये चीजें आपको आई होप इतनी तो क्लियर हो गई होगी। ओके, तो देखिए ऑस्मो रेगुलेशन, यहां पर ऑस्मो का मतलब क्या होता है? ऑस्मो का मतलब है यहाँ पर आयंस या इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर आयंस का रेगुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयंस जो है, आयंस कंसंट्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोले? और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये इनका जो कंसंट्रेशन है हमारे एक्सेट्रा, इनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। कांस्टेंट, है ना, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। वहीं पर थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। जो कि अपना क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने पूरा समझा दिया है ये कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट या आयंस के कंसंट्रेशन को कौन बैलेंस रखता है? तो हम बात करें किडनी या हमारा रीनल सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, फ्लूइड के अंदर क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है, राइट, रीएब्जॉर्प्शन करा के, राइट। फिर वहीं पर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो थर्मो रेगुलेशन के लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हमारी, ठीक है, हम बात करें शिवरिंग हो गया जो भी है, या स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड, बहुत तेज गर्मी है ना, अब बहुत तेज गर्मी है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। अगर मैं बोलूं बाहर का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम, और हमें पता है जहां ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ फ्लो होता है। तो एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। ओके, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा।
तो हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अब क्या होगा, उसको तो हम रोक नहीं सकते, वो तो आएगी ही, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक बैरियर है, एक मतलब कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं कम है, पोटेंशियल है एक बीच में। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता वो होते जाएगा, बट इक्विलिब्रियम अटेन होगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे बैलेंस करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज करें जिससे जितनी हीट आ रही है उतनी हीट लॉस हो जाए, या हम उतना ही कूलिंग कर दें जिससे टेम्परेचर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हमारी बॉडी जो है वो क्या करने लगती है, स्वेटिंग करने लगती है, स्वेट करने लगती है, राइट। तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसके थ्रू स्वेटिंग होती है। तो हमारा जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, कूल डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, राइट। हमारा टेम्परेचर जो है नॉर्मल होने की कोशिश करता है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को और थर्मो रेगुलेशन को, राइट। चलिए तो देखते हैं, animals use kidney, sweat glands and behavioral adaptation to maintain internal balance of water, salts and temperature। तो किडनी जो है, किडनी का काम क्या है, यहां पर किडनी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन कराती है। क्या कराती है, रीएब्जॉर्प्शन। स्वेट ग्लैंड क्या करेगी, यहाँ पर स्वेटिंग, स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, स्वेटिंग की वजह से कूलिंग होगी, है ना, क्या होगी, कूलिंग, राइट। ओके, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो भाई, जिन जिन ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे भाई बहनों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, जिससे वो लोग भी हमसे पढ़ाई कर सके। ओके, चले तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, द फॉलोइंग पार्ट्स form digestive system of a frog, arrange them in ascending order beginning from the mouth to the aperture। ओके, तो इन्होंने बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स मतलब पार्ट्स हैं, तो उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, माउथ से कहाँ तक, अपर्चर तक, क्लोइकल अपर्चर तक, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। माउथ जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है, क्या है, एंटीरियर ओपनिंग है। तो सबसे पहले क्या आएगा, माउथ। ओके, माउथ के बाद आती है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी दी है क्या यहाँ पर, ओके, दी है बकल कैविटी। तो फिर क्या आएगी, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, बट शायद फेरिंग्स यहाँ नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट ईसोफेगस पे पहुंचते हैं, राइट। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। क्या आता है, स्टमक। स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट यहाँ पर सिर्फ इंटेस्टाइन दिया है तो हम इंटेस्टाइन ही लिखेंगे, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद आएगा क्लोएका एंड क्लोएका के बाद आएगा क्लोइकल अपर्चर। क्या आएगा, क्लोइकल अपर्चर, राइट। क्या आएगा, क्लोइकल अपर्चर। तो माउथ जो है एलिमेंट्री कैनाल की क्या होती है, एंटीरियर ओपनिंग होती है। क्या होती है, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और पोस्टीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगा, क्लोइकल अपर्चर, पोस्टीरियर ओपनिंग, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओके, चले, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ।
कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, माउथ के बाद आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, देन इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और क्लोएका, एंड लास्ट में आता है क्लोएकल अपर्चर। क्या आता है? क्लोएकल अपर्चर, राइट। तो ऐसे ही हमारा क्या बना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो फुल रफ्तार के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड आज का क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन द लंग्स। ओके, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? स्किन के थ्रू जो रेस्पायर होता है, स्किन रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट। वहीं पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, राइट। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं या स्किन रेस्पिरेशन की बात करूं, यहां पर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस by the process of डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू, है ना। स्किन के थ्रू, सरफेस के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती है। वहीं पर लंग्स में क्या है? पूरा प्रॉपर यहाँ पर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। जैसे कि मैं बात करूँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की, नेजल कैविटी, हमारे फिर फेरिंग्स हो गए, लैरिंग्स, ट्रैकिया आपका, देन आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आखिरी में एल्वियोलाई, राइट। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, गैसेस थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, थ्रू एटमॉस्फेयर, राइट। तो कैसे होती है ना? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन अंदर जाती है, इनहेल करते हैं, फिर हम वो कहाँ जाएगी? पैसेज में जाएगी और आखिरी में एट दी एंड वो एल्वियोलाई लेवल तक जाएगी। फिर वहीं पर CO2 जो है इसी पाथ को फॉलो करके बाहर की तरफ आएगी। ओके, तो ये हमारे दो टाइप के क्या हो गए? रेस्पिरेशन। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रिफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ गैसेस थ्रू द सरफेस ऑफ स्किन और बाय डिफ्यूजन थ्रू द स्किन, है ना। तो यहाँ पर स्किन की सरफेस के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू स्किन के यहाँ पर क्या हो रहा है? स्किन से डिफ्यूजन हो रहा है किसका? गैसेस का। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वहीं पर वाइल पल्मोनरी रेस्पिरेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द लंग्स। ओके, तो यहाँ पर लंग्स के थ्रू क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। और आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ कैन अ मेल फ्रॉग बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग। तो ये इनका कहना ये है कि मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से अलग कैसे है? आप क्या डिफरेंस बताओगे इनमें? तो बिल्कुल हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब एनाटॉमी पढ़ाई थी मैंने, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल फ्रॉग में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है जो फीमेल फ्रॉग में नहीं होती। जल्दी बताइए क्या थी वो चीज़ें? तो हमने देखा था कि मेल फ्रॉग में क्या होता है? वोकल सैक क्या प्रेजेंट होता है? वोकल सैक्स, ठीक है। और क्या देखे थे हमने? और देखा था कॉपुलेटरी पैड, और हमने क्या देखा था? कॉपुलेटरी पैड,
ओके, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग, प्रेजेंट इन ओनली मेल फ्रॉग, वहीं पर फीमेल फ्रॉग में ये एब्सेंट होता है। और एक और अगर मैं बात याद दिलाऊं आपको, तो हमने टिम्पैनम पढ़ा था। टिम्पैनम क्या होता है? ईयर की कवरिंग होती है, राइट, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है टिम्पैनम। तो मेल में टिम्पैनम जो है, टिम्पैनम का जो सरकमफेरेंस है वो ज्यादा होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू आईज ऑफ मेल फ्रॉग, राइट। वहीं पर फीमेल फ्रॉग में क्या होता है, टिम्पैनम का सरकमफेरेंस जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसका सरकमफेरेंस और फीमेल आई के जो आई है उन दोनों का इक्वल साइज होता है। क्या होता है? साइज इक्वल होता है। तो ये भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है, बट मेनली आपको ये दो डिफरेंस याद रखना है। इन दो डिफरेंस के बेसिस पर हम मेल और फीमेल फ्रॉग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है? स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, राइट, जो कि किसको कवर करता है? जो कि कवर करता है हमारे ईयर को, इंटरनल ईयर को। मतलब ओपनिंग जो है, पिना विना एक्सटर्नल ईयर तो होता ही नहीं है फ्रॉग में, तो इनकी जो ओपनिंग होती है, मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। ओके, चलिए, तो द मेल फ्रॉग मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, और दे ऑल्सो हैव कॉपुलेटरी पैड। और क्या होता है मेल फ्रॉग में? कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम। कहां पर? फोरलिम मतलब नीचे वाले साइड का, दूसरे जो पेयर ऑफ लिम है ना, उसको हमने क्या बोला? फोरलिम। सेकेंड पेयर ऑफ लिम को हम क्या बोल रहे हैं? फोरलिम। तो फोरलिम में क्या प्रेजेंट है? उनकी फर्स्ट डिजिट में, उनकी फर्स्ट डिजिट में क्या प्रेजेंट है? कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड्स आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड जो है फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। ओके, सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? मेल फ्रॉग में। फिर वहीं पर मैं बात करूं, ऑल्सो अ स्मॉल राउंड डिस्क called the tympanum covers the ear of both male and female frogs। तो टिम्पैनम दोनों में होता है, मेल में और फीमेल में, ठीक है। जो किसको कवर कर रहा है? ईयर को। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ऑन मेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रॉग स्पीसीज, है ना, फ्रॉग की बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो ज्यादातर मेल फ्रॉग स्पीसीज में जो सरकमफेरेंस है किसका? टिम्पैनम का, ठीक है, ऑफ दिस स्मॉल डिस्क इज लार्जर देन द आई ऑफ द फ्रॉग। तो फ्रॉग की आई से ज्यादा बड़ा उसका क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है किसका? टिम्पैनम का। वहीं पर मोस्ट ऑफ द फीमेल फ्रॉग स्पीसीज में आई और टिम्पैनम का सरकमफेरेंस इक्वल साइज में क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए, ऑन फीमेल्स ऑफ मोस्ट फ्रॉग स्पीसीज द डिस्क सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रॉग आइज। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है? इक्वल होता है, और मेल में क्या होता है? ये लार्जर देन आई। ओके, चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग की अभी हमने बात करी है, क्या 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 चीजें होती है। हमने देखा माउथ, है ना, माउथ के बाद हमने देखा क्या होता है? बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी एनसीईआरटी ने अलग अलग नहीं बताया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बट आपको कुछ याद होगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट होता है इलियम। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्टमक जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये स्टमक है। स्टमक जो है ओपन होता है किसमें? शी शेप स्ट्रक्चर में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम।
और ये हमारा क्या हो गया, स्टमक, क्या हो गया, स्टमक, और ये क्या हो गया, ईसोफेगस, क्या हो गया, ईसोफेगस, ये क्या हो गया, डियोडेनम, राइट, क्या हो गया, डियोडेनम। उसके बाद फिर क्या आता है, ऐसे इलियम, जेजुनम, ये जेजुनम देन इलियम, और इलियम फिर ओपन होता है किसमें, इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज सीकम, है ना, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक्स स्ट्रक्चर, ओके, जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, सीकम, देन असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, उसके बाद आपका रेक्टम आ जाता है, ओके। रेक्टम जो है फिर वो किस में ओपन होगा, आपका क्लोएका में, एंड क्लोएका जो है फिर क्लोएका की जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसे हम क्लोएकल अपर्चर कहते हैं, राइट। तो समझ में आया, सबसे पहले बक्कल कैविटी, सॉरी माउथ जो है वो किसमें ओपन होगा, माउथ जो है वो फिर आपके आगे क्या आ जाएगा, बक्कल कैविटी, या हम बोले बक्कोफेरेंजियल कैविटी, दोनों को साथ बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स को मिलाकर हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के फिर बाद में कौन आता है आपका, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो किस में डिसेंड होता है, आपका ईसोफेगस किस में ओपन हो रहा है, स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक का पार्ट जो है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सी शेप्ड स्ट्रक्चर में, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद याद रखना मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो किस पार्ट में होता है, ड्यूडेनम में, राइट। फिर ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, इलियम जो है फिर ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, दैट इज सीकम। सीकम जो है वो फिर किस में ओपन होता है आपका, फॉलोड बाय आपका हो जाएगा असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, है ना। तो वैसे आपकी एनसीईआरटी जो है सिग्मोइड कोलॉन के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोलती, तो डिसेंडिंग कोलॉन का एस शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन ओपन होता है किसमें, रेक्टम में, रेक्टम के बाद क्लोएका, क्लोएका के बाद क्लोएकल अपर्चर, ओके। चलिए तो देखते हैं एक बार, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग, इट इज शॉर्ट ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू क्लोएका, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था जब एलिमेंट्री कैनाल, तो मैंने आपको बोला था कि फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है, क्या आपके मन में कभी आया डाउट, और मैंने वहीं आपको बता दिया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बताइए कि मैंने वहां पर रीजन बताया था कि फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट क्यों होती है, क्यों, क्या ये हर्बीवोर्स होते हैं, क्या ये कार्निवोर्स होते हैं, क्या ये ओमनीवोर्स होते हैं, किस वजह से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट है। ओके, जल्दी फटाफट सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी। प्लीज जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, है ना, कोई भी डाउट ना रहे आपको। तो बिल्कुल सबने कमेंट कर ही दिया होगा, हाँ। चलिए तो फिर उसके बाद हम देखते हैं द माउथ ओपन इनटू द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अभी मैंने बोला कि माउथ जो है वो ओपन होता है किसमें, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, या हम ये भी बोल सकते हैं बक्कल कैविटी में। देन बक्कल कैविटी के बाद किसमें ओपन होगी, बक्कल कैविटी जो है वो फिर किसमें ओपन होगी, फेरिंग्स में, राइट। इट इज मैनी मैक्सिलरी टीथ एज द मार्जिन ऑफ द अपर जॉ। इनका कहना है मैक्सिलरी टीथ। तो मैम ये मैक्सिलरी टीथ कौन से होते हैं, कोई दूसरे टीथ होते हैं, हम में है क्या नहीं है। तो देखिए ये हमारी जॉ है, इसे हम अपर जॉ बोलते हैं, इसे हम लोअर जॉ बोलते हैं। ये जॉ है इसे लोअर जॉ बोलते हैं, इसको अपर जॉ। चलिए एक क्वेश्चन पूछूं बहुत इजी सा, आप बताइए इसमें से मूवेबल जॉ कौन सी है और इमूवेबल जॉ कौन सी है। अपर जॉ मूवेबल है या लोअर जॉ मूवेबल है। कुछ नहीं है, आपको पकड़ के देखना, एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सी जॉ आपकी मूव कर रही है। एक बार यहाँ हाथ रखो, मूव करो, तो कोई बोलेगा मैम ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली जॉ मूवेबल है, कोई बोलेगा नीचे जा रहा है मतलब नीचे वाली जॉ मूवेबल है। जल्दी बताइए कौन सी होगी। बेटा अपर जॉ मूव नहीं करती, नहीं तो आपका मुंह ऐसे खिंच जाता ऊपर। अपर जॉ मूवेबल नहीं है, लोअर जॉ जिसे हम मैंडिबल कहते हैं वो मूवेबल है, और अपर जॉ जिसे हम मैक्सिला कहते हैं वो इमूवेबल है। तो अपर जॉ पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। तो इनका कहना है कि मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट होते हैं
एज द मार्जिन ऑफ द अपर जॉ, अपर जॉ के मार्जिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ। इन टीथ को हम मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। वहीं पर बोमेराइन टीथ जो कि कहाँ होते हैं? लोअर जॉ पे, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। तो बोमेराइन टीथ लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द कैविटी। फ्लोर ऑफ द कैविटी मतलब ये वाला, ये हमारा फ्लोर है ना, ठीक है। तो फ्लोर ऑफ द कैविटी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बोमेराइन टीथ। द टंग इज बाइलोब्ड एंड मस्कुलर। तो मैंने आपको बताया था, पहले ही पढ़ा दिया था कि फ्रॉग की जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है और मसल की बनी होती है। आपकी भी मसल की बनी है, किसी की बोन की तो नहीं बनी? किसी की टंग बोन की तो नहीं है? जल्दी बता दो भाई, हो तो फिर हम देखते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है कहीं। तो जो फ्रॉग है उनकी जो टंग है मसल की बनी होती है, बाइलोब्ड होता है। आपने देखा होगा, कुछ नहीं तो आपने कार्टून्स में देखा होगा, डिज्नी में देखा होगा, वो ऐसे करके निकालते हैं टंग बाहर और कीड़ा आया उसको पकड़ के अंदर ले आते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये कीड़ा है, गए ले आए, ठीक है। तो ये जो है बाइलोब्ड टंग किसकी होती है? फ्रॉग की, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को, उनके प्रे को कैप्चर करते हैं। ओके, तो देखिए इन्होंने बोल दिया है, अच्छा हाँ, द टंग इज बाइलोब्ड एंड मस्कुलर, इट इज यूज्ड टू कैप्चर द प्रे, है ना। जो कीड़े मकोड़े जिनको वो खाते हैं उनको पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं वो। फिर गलेट ओपन इनटू द ईसोफेगस। जो गलेट है वो किस में ओपन होता है? ईसोफेगस में। विच इज डिसेंडेड इनटू द, मतलब ओपन होता है, धंसता है किसमें? स्टमक में। तो जो ईसोफेगस है वो ओपन होता है स्टमक में। द स्टमक फॉलोज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जो है उसके बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। फिर उसके बाद द रेक्टम ओपन इनटू द क्लोएका। तो जो रेक्टम है वो किसमें ओपन होता है? कॉमन चेंबर में। मैंने कितनी बार लिखवाया कि क्लोएका जो है कॉमन चेंबर है, किसके लिए? फीकल मैटर के लिए भी, स्पर्म के लिए भी, राइट, यूरिन के लिए भी। किसके लिए? फीकल मैटर स्पर्म और यूरिन, राइट। इन सब के लिए ये क्या है? कॉमन चेंबर है। ओके, द लिवर एंड पैनक्रियाज आर द डाइजेस्टिव कैनाल्स, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो लिवर और पैनक्रियाज जो होती है वो क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। ओके, समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला है इन्होंने, बताइए। डिस्कस हाउ फ्रॉग रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू प्रोसेस लाइक ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ऑलरेडी हम ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन की बात कर चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। बट अब बात आ रही है कि फ्रॉग कैसे मेंटेन करके रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करता है। तो मैं बात करूं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है? यहाँ पर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है उसे बैलेंस रखना है बॉडी के अंदर। तो कैसे रखेंगे? अब देखिए, फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन है। एम्फी का मतलब डुअल, बियंस का मतलब बायोस, मतलब जिसका डुअल हैबिटेट होता है उस एनिमल को हम एम्फीबियन कहते हैं। तो फ्रॉग जो है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, लैंड पर भी रहता है। तो जब फ्रॉग पानी में रहता है तो वो क्या करता है? ज्यादा अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट करता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि जो यूरिन होता है उसका वो डाइल्यूट यूरिन होता है। ओके, मतलब उस डाइल्यूट का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं, सिंपल सी बात है कि एक ग्लास है, मैं बात करूं कि एक ग्लास है, राइट, ये एक ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ग्लास में, ये पहले ग्लास में 200 ml वाटर है। क्या है? 200 ml वाटर है, राइट। और दूसरा ग्लास है, इसमें भी 200 ml वाटर है, ठीक है। और मैं बोल रही हूं कि इस ग्लास में मैंने क्या डाला? 4 चम्मच, हाँ, 4 स्पून, टेबल स्पून आपको पता है वो, तो 4 स्पून मैंने क्या डाली है? शुगर, राइट। और 2 स्पून मैंने क्या डाला है यहाँ पर? सॉल्ट। 2 स्पून क्या है?
सॉल्ट, राइट? इतना क्लियर हुआ या नहीं? वहीं पर इस वाटर में मैंने क्या डाला है, हाफ स्पून शुगर और क्या बोल दूं मैं, एंड 1/4 टीस्पून जो है मैंने क्या डाला, सॉल्ट, राइट? अब मुझे बताइए इन दोनों ग्लास में डाइल्यूटेड कौन सा है और कंसंट्रेटेड कौन सा है? बताइए, जो सोल्यूशन बना, जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर में डाइल्यूटेड मिक्सचर कौन सा है और कंसंट्रेटेड मिक्सचर कौन सा है? तो हम बात करें वाटर की, तो यहाँ पर भी 200 ml पानी है, यहाँ पर भी 200 ml पानी, तो पानी तो बराबर है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर मैंने 4 स्पून शुगर डाली और 2 स्पून सॉल्ट डाला, और इसी इतने ही पानी में मैंने हाफ टेबल स्पून शुगर डाली और 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डाला। तो यहाँ पर 200 ml पानी में सिर्फ इतना सा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर 200 ml पानी में इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो मतलब ये वाला जो है ये कैसा हो गया, डाइल्यूटेड वन, और ये कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड, राइट? तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा होना, और डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वाटर का अमाउंट ज्यादा होना, एंड हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम होना। ओके, तो जब फ्रॉग पानी में रहता है, एक्वेटिक बॉडी में रहता है, तो वहां पर वो क्या करता है, डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करता है, और क्या करता है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोलाइट को वो लॉस नहीं होने देता ज्यादा। और वाटर क्योंकि बहुत भर भर के है, उसके मतलब स्किन के थ्रू, माउथ के थ्रू क्या हो रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है वो वाटर की, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो पानी तो भर भर के है उसके पास, तो पानी तो वो जितना चाहे एक्सक्रीट कर सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना है उसको बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। और ये कैसे कर सकता है, वो डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करके। वहीं पर जब फ्रॉग कहां पर रहता है, लैंड पर रहता है, तो वह अपनी स्किन को मॉइस्ट कर लेता है जिससे ज्यादा वाटर लॉस ना हो, और वाटर लॉस को बचाने के लिए वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है, राइट? कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब ये वाली कंडीशन, ओके? डाइल्यूटेड का मतलब ये वाली कंडीशन, है ना? मतलब पानी ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट कम, यहाँ पर पानी कम, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा। ओके, समझ में आया नहीं? ये मत बोलना कि मैम पानी कम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कैसे, मतलब अगर मैं एक वो देखा जाए कि पानी का जो अमाउंट है वो एज कंपेयर टू यहाँ पर तो इक्वली होगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए तो अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉग्स रेगुलेट देयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फ्रॉग्स जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। किसके थ्रू? ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू। इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट, जब फ्रॉग जो है वो कहां पर रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रॉग एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन, तो वो क्या एक्सक्रीट करता है? डाइल्यूट यूरिन। वहीं पर टू एलिमिनेट एक्सेस वाटर एंड कंजर्व सॉल्ट, और किसको कंजर्व करता है? सॉल्ट को, इलेक्ट्रोलाइट को कंजर्व करता है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड आयंस थ्रू द स्किन एंड बाय ड्रिंकिंग। ये क्या करते हैं? जो फ्रॉग्स होते हैं वाटर के थ्रू आयंस को, स्किन के थ्रू और ड्रिंकिंग के थ्रू वाटर एंड आयंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं पर इन मोर टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स फ्रॉग रिड्यूस वाटर लॉस। जब फ्रॉग कहां पर रहता है? जब फ्रॉग लैंड पर रहता है तो वो क्या करता है? वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है, कम वाटर लॉस होने देता है बाय स्टेइंग इन मॉइस्ट हैबिटेट्स। अब ये कैसे होगा? जब वो ऐसे कुछ नमी वाले दलदली एरिया में रहने लगता है, राइट? प्रोड्यूसिंग मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, और वो क्या करता है इस कंडीशन में? मोर कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करता है। मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, और वाटर का जो डाइल्यूशन है, मतलब वाटर ज्यादा लॉस नहीं होने देता। एंड
रीएब्जॉर्बिंग वाटर इन द ब्लैडर, और क्या करता है, ब्लैडर के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। ओके, इतना समझ में आया या नहीं? तो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं फ्रॉग समझ में आ गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी फटाफट सब लाइक कर दीजिए। आप चलते हैं थर्मो रेगुलेशन की तरफ। किसकी तरफ? थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब पता है कि हमें टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखना है, टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं होने देना, राइट जैसे कि मैंने बताया था स्टेबलाइजर का काम, स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइज करके रखता है किसको? वोल्टेज को। फ्लक्चुएटिंग जो वोल्टेज आता है घर में सप्लाई होता था पहले, अब तो ऐसा नहीं होता है कि अब तो उसमें फिट आता है। रेफ्रिजरेटर में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी फिट रहता है स्टेबलाइजर, जिसके थ्रू जब फ्लक्चुएट होता है वोल्टेज तो वो मेंटेन कर लेता है, राइट। तो ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम फ्लक्चुएट नहीं होने दे रहे किसको? टेम्परेचर को। बट मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी। और मैंने क्या बोला था? पोइक्लियोथर्म्स। क्या बोला था मैंने? पोइक्लियोथर्म्स, राइट, जो रेगुलेट नहीं कर पाते अपने बॉडी टेम्परेचर को, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर के टेम्परेचर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, राइट। तो देखिए, फ्रॉग आर एक्टोथर्मिक, एक्टोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड, और पोइक्लियोथर्म्स एनिमल भी हम कह सकते हैं रिलाइंग ऑन, किस पे रिलाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल हीट पर। किस पर? एक्सटर्नल हीट सोर्स पर। हम एक्सटर्नल हीट सोर्स पे रिलाई नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं रेगुलेट, टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। किसके लिए? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये एक्सटर्नल हीट सोर्स पे रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। दे यूज बिहेवियरल एडेप्टेशंस टू थर्मो रेगुलेट, है ना। ये क्या करते हैं? अपने अंदर बिहेवियरल एडेप्टेशन लाते हैं जिसकी वजह से ये क्या कर सके? टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। सच एज बास्किंग इन द सन, मतलब ये सन बात लेते हैं, है ना। देख रहे हैं फ्रॉग भी सन बात लेते हैं, ऐसे फैल के पड़े रहते हैं, ठीक है। और आ जाओ सूर्य देवता अपनी कृपा बरसाइए हम पर। इस तरीके से ये क्या लेते हैं? सन बात। टू वार्म अप और सीकिंग शेड एंड बोरोइंग टू कूल डाउन, ठीक है। और जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये क्या करते हैं? शेडी वाली जगह पे चले जाते हैं, वहाँ छुप जाते हैं, एक गड्ढा बिल बना लेते हैं जिसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हमने समझाया था एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, राइट। फिर फ्रॉग ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर बाय चेंजिंग देयर पोस्चर, ठीक है। तो जब भाई बहुत ठंडी होती है, अब क्या करना है कि बहुत ठंडी हो रही है तो आप क्या करते हो? एक बात बताओ, अगर आप धूप लेते हैं ठंडी के टाइम पे तो आप क्या करोगे? ऐसे सिकुड़ के बैठे रहोगे? आप नॉर्मल आपकी बॉडी को छोड़ दोगे ढीला, हाथ पैर अच्छे से पूरे फैला के बैठे रहोगे, राइट। क्या हमारी पूरी बॉडी पे हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लिया तो हमारी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट लग पाए? तो ऐसे ही एक करते हैं, अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा हाथ पैर फैला लेते हैं, ऐसे पड़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हीट आए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हीट इनकी बॉडी पे आए। ओके, उसके अलावा क्या कर लेते हैं? ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज कर लेते हैं? कलर को। डार्क कलर, डार्क शेड में चेंज हो जाते हैं। अब डार्क शेड में क्यों चेंज हो जाते हैं? देखिए, डार्क शेड जो होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या याद है? बोलते हैं कि गर्मियों के टाइम पे ना ब्लैक कपड़े या डार्क कलर जो होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं पर हम गर्मियों के टाइम पर समर सीजन में वाइट क्लोथ्स या लाइट क्लोथ्स कलर को हम प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब इनको ज़्यादा हीट चाहिए क्योंकि ठंडी लग रही है तो ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर कर लेते हैं, राइट। उसके बाद और कहाँ आ गए हम? एंड एक्टिविटी लेवल। अब ठंडी की बात आ रही है तो हम क्या करते हैं? ठंडी लग रही है हमें तो हम क्या करेंगे? हम दौड़ेंगे, थोड़ा कूदेंगे एक ही जगह। बोलते गर्मी लानी है बॉडी में। हाँ, स्कूल में तो सबने ये किया होगा, अरे मैम ठंड लग रही है बहुत, तो टीचर्स बोलेंगे चलो सब कूदना स्टार्ट करो, प्रेयर कर रहे हैं लाइन में लगे, बोले सब अपनी अपनी जगह पे कूदना स्टार्ट करो। आप कूदोगे मतलब आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई है, इसकी वजह से आपके अंदर हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। अब हीट जनरेट होगी तो ठंड लग रही थी, अब ठंड नहीं लगेगी, राइट। फिर हमने देखा कि पोस्चर, कलर एंड एक्टिविटी लेवल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, मतलब फ्रॉग, हम नहीं, फ्रॉग ये क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस दे मे स्प्रेड देयर लिम्स,
है ना, ये क्या करते हैं, अपने लिम्स को स्प्रेड कर लेते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। पोलर वियर याद आ रहा है, पोलर वियर, है ना, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर हीट एब्जॉर्प्शन और डार्कन देयर स्किन। क्या कर लेते हैं, अपने स्किन का कलर को डार्क कर लेते हैं टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। किस वजह से? कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो जल्दी से इसका बिना किसी रुकावट के, देरी के, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं फुल रफ्तार के साथ, बट ये आप देख लो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है, प्रोसेस है, एंश्योर दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस। पहले ही समझा दिया था होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो स्टेट है उसको कांस्टेंट रखना। हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं है, है ना। हमारे अंदर जैसी एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको वैसे ही रखना इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ओके, चलिए, अलाउइंग देम टू थ्राइव इन डाइवर्स मतलब एडवर्स एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस। तो जैसी कंडीशन उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, वैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली कि ये उस एडवर्स कंडीशन में, डाइवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, राइट। चलिए, तो इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डिस्कस द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस फाउंड इन फ्रॉग कंपेयर टू अदर एम्फीबियंस एंड वर्टिब्रेट्स। चलिए, तो क्या अडेप्टेशन किया है फ्रॉग ने दूसरे एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में। तो हम बात करें हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग बोलता है भाई हमने स्किन में कुछ तो चेंज किया है, कुछ तो लोचा हुआ है स्किन में, जिसकी वजह से हमने कुछ ऐसा इवोल्यूशन किया है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं स्किन में क्या चेंज किया है। सॉरी आगे बढ़ गए एकदम से। तो देखिए, फ्रॉग एग्जिबिट सेवरल स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस दैट हाइलाइट्स देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो पहला है स्किन। पहला क्या है, स्किन। तो देखिए, फ्रॉग स्किन इज हाईली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है, आने दो भाई आने दो, इस टाइप की, है ना। ये किसी को रजिस्ट नहीं करती, बोलते ठीक है जो है वो सही। तो यहाँ पर परमिएबल का मतलब क्या है, इनकी स्किन एंट्री देती है, ठीक है, अलाउइंग फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। क्योंकि इनकी स्किन कैसी है, परमिएबल है, इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को अलाउ करे। इसी की वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसी की वजह से आपकी जो मैं बात करूं वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट, ऑस्मोसिस हो रही है। फिर विच इज क्रूशियल फॉर देयर सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल, जो कि जरूरी है फ्रॉग की सेमी एक्वेटिक लाइफ साइकिल के लिए। सेमी एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, फिर से वही मैथ्स की तरफ लेके जाऊंगे थोड़ा सा। सेमी सर्कल, ये फुल सर्कल है, ये क्या होता है, फुल सर्कल। इस सर्कल को मैं हाफ उड़ा दूं, क्या कर दूं, हाफ उड़ा दूं, मतलब इतना कर दूं, ये कर दूं, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, सेमी सर्कल। क्या बोलती हूँ, सेमी सर्कल। तो यहां पर सेमी का मतलब होता है हाफ। तो अगर मैंने बोला कि फ्रॉग जो है वो डुअल लाइफ शो करता है, मतलब लैंड पे भी रहता है फ्रॉग और वाटर में भी रहता है, तो सेमी एक्वेटिक लाइफ का मतलब है जो उसकी एक्वेटिक लाइफ साइकिल है उसके लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में रहता है तो स्किन के थ्रू वो रेस्पायर करता है। किसके थ्रू रेस्पायर करता है, स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, राइट। द स्किन ऑल्सो सिक्रीट्स म्यूकस टू कीप इट मॉइस्ट एंड समटाइम टॉक्सिन फॉर डिफेंस। ओके, अब देखिए, जब ये कहाँ रहता है, लैंड पर रहता है, तो मैंने बोला था अपनी स्किन को मॉइस्ट रखता है। क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है। कभी किसी किसी बच्चों ने, है ना, जिनको बड़ा मजा आता है छेड़ने में, उनको क्या कर रहे हैं, फ्रॉग पकड़ लिया उन्होंने। जैसे ही फ्रॉग को पकड़ा, फ्रॉग हाथ से छूट के नीचे कूद गया। क्यों? क्योंकि वो स्लिपरी होता है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्ट होता है, इसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, म्यूकस की। ओके, इसकी वजह से उसकी जो बॉडी है स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है। और
इसकी बॉडी के ऊपर टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना, टॉक्सिन्स बनते हैं क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक ग्लैंड्स होती है जो टॉक्सिन रिलीज करती है, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करती है किसको, फ्रॉग को। भाई फ्रॉग को अपने आप को बचाना भी तो है, अब बचाने के लिए वो क्या करेगा, अपने ऊपर कुछ ऐसा सिक्रीट करेगा कि जो प्रेडेटर्स है वो उससे दूर रहे, है ना, कि भाई दूर रहो दूर रहो, इसने टॉक्सिन रिलीज करे, हम इसके पास जाएंगे तो हमें खतरा है। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज भी करते हैं अपने बॉडी पर, क्यों, डिफेंस के लिए। किससे डिफेंस, प्रेडेटर से, ऑब्वियस सी बात है। चलिए तो आगे बढ़े, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अडेप्टेशन की तरफ, जो कि है लिम्स, राइट। तो लिम्स मतलब हाथ पैर, है ना, इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। फ्रॉग के देखे आपने, 2 ऊपर 2 नीचे। तो जो लिम्स होते हैं उनमें इन्होंने क्या किया, चेंजेस किए। तो फ्रॉग हैव पावरफुल मस्कुलर हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स का मतलब जो सेकंड पेयर ऑफ लिम्ब होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है, उसे हमने क्या बोला, हाइंड लिम्स। अडॉप्टेड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। तो कभी आपने फ्रॉग को देखा होगा जंप करते हुए, अरे रियलिटी में नहीं देखा होगा तो कार्टून्स में तो देखा होगा, डिस्कवरी में तो देखा होगा। तो वो जब जंप करते हैं तो हाइंड लिम्ब की मदद से जंप करते हैं, ऐसे जंप नहीं करते, है ना। अगर हाँ, सबसे अच्छी चीज, आपने कभी स्कूल में वो रेस वेस की होगी कभी, तो बच्चों ने, है ना, बच्चों को आपने देखा होगा, तो वो किसके थ्रू जंप करते हैं, पैरों के थ्रू। तो ऐसे ही फ्रॉग जब जंप करता है तो वो हाइंड लिम्स के थ्रू जंप करता है। और जब स्विमिंग करता है, जब वो पानी में होता है, जब आपने उसको तैरते हुए देखा होगा, तब भी वो पीछे वाले पैर चलाता है, राइट, सेकंड पेयर ऑफ लिम्स चलाता है, जिसे हमने हाइंड लिम्स बोला। ओके, तो यहाँ पर इसके जो मस्कुलर हाइंड लिम्स है काफी पावरफुल होते हैं, और इन्होंने इनको अडॉप्ट किया है किसके लिए, कूदने के लिए, मतलब जंपिंग के लिए एंड स्विमिंग के लिए। प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लोकोमोशन इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब भागने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, इन डाइवर्स कंडीशन, डाइवर्स एनवायरमेंट। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स with the limbs of other amphibians which may be adapted for burrowing or climbing, right, जो कि क्या है, मोर अडेप्टेड है दूसरे एम्फीबियंस के लिम्स के कंपैरिजन में। क्या इतना क्लियर है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग में हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पढ़ा और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी पढ़ा। जब फ्रॉग पानी में रहता है तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, वहीं पर जब लैंड पे रहता है तो वो लंग्स के थ्रू मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। तो देखिए, फ्रॉग यूज बोथ लंग्स एंड स्किन फॉर रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग दोनों को यूज करता है, स्किन को भी और लंग्स को भी, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। This dual respiratory system allow them to survive in both aquatic and terrestrial environment. तो aquatic में स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा और वहीं पर टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर किसके थ्रू रेस्पायर करेगा, लंग्स के थ्रू, राइट। इसी के वजह से ये डुअल बिहेवियर शो कर पा रहा है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। तो फ्रॉग हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। अरे भाई, यहाँ पर तो अगर मैं फ्रॉग की रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ जब हम क्लास एम्फीबिया पढ़ रहे थे कि फ्रॉग में एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल फ्रॉग जो होते हैं अपने एग और स्पर्म को लेकर देते हैं कहाँ, मतलब छोड़ देते हैं पानी में, है ना, और ऐसी जगह पे कि भाई ये कांटेक्ट कर पाए स्पर्म और ओवम पास में, ठीक है, जिससे क्या हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्होंने बोला वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज फ्रॉम लेइंग एग्स इन वाटर, है ना, वाटर में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, कैरिंग एग्स ऑन देयर बैक और इन वोकल सैक। तो ये क्या करते हैं, जो एग ले कर रहे हैं उनको कहाँ पर कैरी कर रहे हैं, बैक पर और वोकल सैक में, ठीक है। These strategies increase the chances of offspring survival in different environments. इसकी वजह से, इनकी ये बिहेवियर के वजह से ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में। ओके, कंपेयर टू द अदर वर्टिब्रेट्स, फ्रॉग एडेप्टेशन
reflects balance between aquatic and terrestrial living, showcasing their evolutionary transmission from water to land. ठीक है, तो इसी के वजह से हम अगर बात करें पाइसेस की, मतलब मछलियों की, फिशेस की, तो फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है, राइट। तो इन्होंने ये अडेप्टेशन दिखाया, इन्होंने ये अडेप्टेशन शो किया एम्फीबियंस ने, इसलिए पानी से निकलकर कहाँ पर आ गए? लैंड पर। कहाँ पर आ गए? लैंड पर, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनमें क्या शो हो रहा है? डुअल बिहेवियर। ओके, चले तो जल्दी से बिना किसी देरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन एंड अडप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉग स्किन, रेस्पिरेटरी एंड वोकल सैक। तो चलिए चलते हैं स्किन की तरफ। तो स्किन जो है हमने अभी बात कर ही ली है ऑलरेडी। फ्रॉग स्किन इज परमिएबल एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेस्पिरेशन। किसमें हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में, मॉइस्चर रिटेंशन में, मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, ठीक है, ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देती, एंड डिफेंस में। क्यों? क्योंकि इसके स्किन पर टॉक्सिन रिलीज कर देती है, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अलाउज फ्रॉग to absorb oxygen and release carbon dioxide directly through the skin, है ना। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है? डायरेक्ट स्किन के थ्रू ये वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है एंड बॉडी के अंदर से CO2 को बाहर रिलीज कर देती है स्किन के थ्रू। ओके, अब देखिए which is essential when they are submerged in water, जो कि जरूरी है कब? जब पानी में कौन प्रेजेंट हो? आपका फ्रॉग। और इन इनएक्टिव स्टेज, जब वो इनएक्टिव हो। फिर म्यूकस सिक्रीशन कीप्स द स्किन मॉइस्ट, है ना। तो आपकी जो फ्रॉग है उनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से जो फ्रॉग है इसकी स्किन कैसी रहती है? मॉइस्ट रहती है, राइट। वाटर लॉस नहीं होने देती, ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देती। ओके, अब देखिए क्या हो गया? हाँ, फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन डेसिकेशन। समझ में आ गया? सम फ्रॉग हैव टॉक्सिन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन देयर स्किन टू डिटर प्रेडेटर्स, ठीक है। तो प्रेडेटर्स से बचने के लिए ये क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करती है। कुछ जो स्पीसीज है, जो कुछ फ्रॉग्स है, वो क्या टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सके? प्रेडेटर्स से बच सके, उनसे क्या कर सके? डिफेंस कर सके, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो फ्रॉग्स यूज मल्टीपल रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग लंग्स, स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, दैट इज बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि फ्रॉग स्किन के थ्रू, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, राइट। तो लंग्स प्रोवाइड एफिशिएंट गैस एक्सचेंज व्हेन ऑन लैंड। तो जब फ्रॉग जमीन पे रहता है तो वो किसके थ्रू रेस्पायर करता है? लंग्स के थ्रू, ओके, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, व्हाइल क्यूटेनियस and buccopharyngeal respiration supplements oxygen intake in water or during periods of low activity. Low activity का मतलब क्या है? जब फ्रॉग हाइबरनेट करते हैं या एस्टिवेट करते हैं, उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं? कैसे रेस्पायर कर रहे हैं? जल्दी बताइए। इन्होंने बोला ना व्हाइल क्यूटेनियस एंड बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन सप्लीमेंट्स ऑक्सीजन इनटेक इन वाटर और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो एक्टिविटी। तो उस कंडीशन में जब इनकी लो एक्टिविटी होती है, मतलब ये हाइबरनेट करते हैं या एस्टिवेट करते हैं, तो ये स्किन के थ्रू या बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन शो करते हैं। ओके, दिस flexible respiratory system allow frog to adapt to varying environment condition. इतनी टाइप की यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है, इतना डाइवर्स टाइप का रेस्पिरेशन प्रेजेंट है फ्रॉग में, इसी के वजह से ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, अडप्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? जल्दी बताइए। लास्ट है वोकल सेक्स।
तो वोकल सेक्स में होता क्या है, वोकल सेक्स जो मैंने पहले बोल दिया था, कॉपुलेटरी पैड्स एंड वोकल सेक्स जो है मेल फ्रॉग के पास प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, जब फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन कब होता है फ्रॉग का? आपने टर टर की आवाज किस सीजन में सबसे ज्यादा सुनी है, जल्दी बता दो। विंटर में, समर में, रेनी सीजन में, जल्दी बताइए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में आपको बहुत टर टर की आवाज आती है। ये टर टर की आवाज जो है ये कहाँ से आ रही है? वोकल सेक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो मेल फ्रॉग है वो क्या करता है, आवाज देता है अपनी फीमेल को, ठीक है, कि आओ, ठीक है। मैटिंग के लिए ये क्या करता है, उसको बुलाता है। ब्रीडिंग सीजन में मैटिंग के लिए फीमेल फ्रॉग को ये क्या करता है, बुलाता है, ये आवाज को प्रोड्यूस करके, राइट। तो देखिए इसके अलावा भी इसका काम होता है, मैं अभी बता रही हूँ आगे। तो मेल frogs have vocal sacs that amplify their calls during the breeding season. These calls serve multiple function. ये जो कॉल्स है, ये जो आवाज है, इसके बहुत से फंक्शंस है, इंक्लूडिंग अट्रैक्टिंग फीमेल्स। ये इस आवाज के थ्रू फीमेल को अट्रैक्ट करता है। स्टेबलाइजिंग टेरिटरी, मतलब इसकी जो जगह होता है, आपने देखा ना जो डॉग्स होते हैं उनकी एक टेरिटरी होती है कि उस टेरिटरी में कोई दूसरा डॉग नहीं आ सकता, नहीं तो वो उस पर हमला कर देगा। तो हर डॉग्स की टेरिटरी होती है। तो ऐसे ही मतलब जो आपके मैं बात करूं जो एनिमल्स है या फ्रॉग है, उनकी एक टेरिटरी होती है। तो ये यहाँ पर फ्रॉग्स जो है वो उनकी टेरिटरी को स्टेबलाइज करते हैं इस साउंड की वजह से, इस कॉल की वजह से। एंड डिटरिंग राइवल मेल्स, ठीक है। और अपन जो राइवल्स है, इनके दुश्मन है जो मेल्स है, उनको क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं, राइट। द वोकल सेक्स कैन इन्फ्लेट एंड रेजोनेट साउंड मेकिंग द फ्रॉग कॉल louder and more far reaching. This adaptation increase reproductive success by ensuring that call are heard over long distances and in noisy environment. तो आपने देखा होगा काफी टाइम पे ये अपना हो सकता है पहले आवाज धीमी धीमी आ रही हो और ये अपने साउंड को एम्पलीफाई कर लेते, काफी तेज तेज आवाज आ रही। क्यों? क्योंकि अगर आसपास में इनकी फीमेल नहीं है तो अपने साउंड को एम्पलीफाई कर लेते हैं कि अगर फीमेल काफी दूर भी है तो उस तक आवाज पहुंच जाए और फीमेल आ जाए, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो यहीं पर हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल को तो फॉलो कर रहे होंगे, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाना है और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। तो वहां पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स का पेज मिल जाएगा। इस पेज में आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक की हर क्लास की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और स्पेशली 11-12 के लिए यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट के साथ स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे कि साइंस स्ट्रीम की अलग मिल जाएगी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट, फिर हम देखेंगे कॉमर्स की अलग मिलेगी, ह्यूमैनिटी की अलग मिलेगी। और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहती है, तो पूरा थ्योरी पार्ट प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी तैयारी कराई जाती है? सीबीएसई बोर्ड की। क्या मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करता है, जैसे कि
दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।